नहीं, ये सारे मिथ्स है, लोगों के सारे मिथ्स है। जैसे उनके डीलर्स होते हैं, वहाँ पे जाओ और वहाँ से कंपेयर कर लो कि आपको गाड़ी कितने में मिल रही है। ये लगभग 50-60 हज़ार का डिफरेंस मुझे मिल रहा था। तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने एक देखा था कि पीडीआई इंस्पेक्शन कैसे करना है, तो उसका मुझे बहुत सारी हेल्प हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि आप कहीं से भी गाड़ी उठा सकते हो। जो पासिंग है वो ऑनलाइन होती है, ऐसा नहीं कि। और मैं ओके। दो जगह पे मैंने बुक किया था, मतलब दो डीलर्स के पास। और फिर दोनों जगह पे जाकर मैंने कंपेयर करके जहाँ पे मुझे सस्ता मिलता है वहाँ पे मैंने कोट उठा के मैंने बाकी की सारे अमाउंट मैंने भर दी थी। वहाँ पे होता क्या है कि जो गाड़ी डेड स्टॉक में होती है ना, तो उसको वो अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस डिस्कशन में डीलर से आपको थोड़ी बहुत बहस करनी पड़ी या फिर नॉर्मली डिस्कशन हुआ था? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मुझे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी डीलर होता है ना, वो ऑनलाइन आपको अलॉट होती है गाड़ी। तो वेलकम बैक टू ईवीवीज गाइस। आज हम आपके सामने एक ऑनर रिव्यू करने वाले हैं टिगोर ई सीएनजी का। और उस पर जानेंगे सर से कि उनको क्या माइलेज मिल रहा है, उनको कितनी की गाड़ी ऑन रोड पड़ी है और वो कितने टाइम से इस गाड़ी को ऑन कर रहे हैं और उन्होंने कितनी गाड़ी अभी तक चलाई है। तो सारी जानकारी लेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मैं उनसे वापस पूछ के आपको आंसर दे पाऊँ। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं प्रशांत जी का। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है प्रशांत और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। और मैंने अभी लास्ट ईयर में टाटा टिगोर में मंथ में मैंने परचेस की है, और उसके बाद मैंने लगभग अभी मेरी जो गाड़ी है अभी 12,000 किलोमीटर तक चली है। और मुझे काफ़ी अच्छा टाटा टिगोर का रिव्यू मुझे अच्छा मिला है, जब मैं सेटिस्फाई हूँ। सर एक चीज़ मुझे जाननी है आपसे, जैसे मैंने कई लोगों से रिव्यू लिए हैं टिगोर के पेट्रोल के वर्जन के बाद। तो पेट्रोल वर्जन में क्या होता है, एक तो रेटलिंग नॉइज़ आती है, खिड़की से हवा आती है जब भी वो ग्लास क्लोज रहता है तब भी आती है, और एसी वो प्रॉपर क्लोज नहीं कर पाते जैसे अदर व्हीकल्स में होता है। राइट, तो ये प्रॉब्लम आपको भी फेस होती है, आपको ऐसा लगता है? देखो, मेजर जो है ना, मुझे ऐसा, जो आपने क्वेश्चन सही पूछा है, मुझे ऐसा लगता है कि टाटा की कोई सी भी गाड़ी, कोई सी भी वेरिएंट अगर लोगे, तो उसका देश का लोहा है, तो इसलिए उसका वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होने के ओके। कारण जो नॉइज़, जो थोड़ा-सा नॉइज़ आता है, क्योंकि डोर्स के जो नॉइज़ है, उसके डोर भी तगड़ा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो कहीं पे गाँव लेवल में या सिटी लेवल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाइब्रेशन थोड़ा-सा आ जाता है, डोर थोड़े हिल जाते हैं। इसकी वजह से अंदर का जो फिटिंग्स होता है, वो बाद में धीरे-धीरे लूज़ हो जाता है। इसकी वजह से वो नॉइज़ आता है। और मुझे भी अभी आता है, लेकिन जब भी सर्विसिंग करता हूँ तब डोर वगैरह वो मैं सब फिट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे 1-2 महीने के लिए फिर कम हो जाता है। जैसे रनिंग बढ़ती है, वैसे मेरा वाइब्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से बात करते हैं अपन। आपने गाड़ी प्लान टिगोर ही क्यों ली, और टिगोर के अलावा आपने कौन से व्हीकल्स को देखा था? सही क्वेश्चन किया है आपने। एक्चुअली मैंने प्लान किया कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, तो सबसे पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि यार मारुति की कोई व्हीकल वगैरह ले लूँ, क्योंकि वो सस्ती आती है। तब मैंने खूब आर&डी की, तो उसमें मैंने सीएनजी, मैंने प्लान सोचा था कि यार सीएनजी ले लूँ, क्योंकि सीएनजी में एवरेज थोड़ा ज़्यादा आता है। तब जैसे हम्म। शोरूम के अंदर गया, तो वहाँ से मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, तो वहाँ पे क्या था कि जो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो रेटिंग्स है, मारुति के अंदर बहुत कम है। अब मेरा कैसा है कि मेरा जो लोकेशन है पुणे से मैं सांगली जाता हूँ। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो सांगली है, तो लगभग एक 250 किलोमीटर का ये अंतर है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा सोचा कि यार क्या करें? तो फिर मेरे दिमाग में आया कि टाटा का अपन सोच सकते हैं। तो फिर मैं टाटा की जो अभी टियागो गाड़ी है, जो पेट्रोल वेरिएंट है, उस टाइम सीएनजी लॉन्च नहीं हुआ था, तो मैं थोड़े से हम्म। इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर मैं टाटा टियागो के यहाँ पे मैं स्विच होने का मैंने सोच लिया, और वहाँ पे मैं शोरूम के अंदर गया। तो मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन, हम्म। तो आपके यूट्यूब चैनल से भी मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सीएनजी मॉडल लॉन्च होने के लिए। तो थोड़ा-सा आर&डी करके शोरूम में जाकर मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली। हम्म। और फिर हम्म। ऐसा लगा कि यार अगर अपने को जाना ही है, तो पेट्रोल क्यों, पेट्रोल प्लस सीएनजी में जाए, क्योंकि उसका एवरेज भी, माइलेज भी अच्छा मिलेगा और कुछ नया टेक्नोलॉजी उसमें मिल जाएगा। तो सेफ्टी पर्पस, फर्स्टली मेरा ये रीज़न है, फर्स्ट मेरा रीज़न कि सेफ्टी पर्पस, और एक देश का लोहा है,
दूसरी तीसरी चीज़ माइलेज अच्छा होना चाहिए, और जब भी आप जाओगे तो उसमें 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, मैंने लेकिन देश का लोहा तो महिंद्रा का भी है, तो आपने महिंद्रा में कोई गाड़ी देखी थी? महिंद्रा के अंदर सीएनजी मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो फिर मुझे जी। टाटा के यहाँ जाना पड़ा। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी ऑलरेडी डिसाइडेड था कि आपको सीएनजी व्हीकल ही लेना है। यस यस। लेकिन जैसे आप बता रहे थे सेफ्टी रेटिंग्स की या सेफ्टी फीचर्स की बात करते हो, सीएनजी तो सेफ नहीं है, जल्दी आग लग जाती है उसमें, तो आपने कैसे खुद को मनाया इस चीज़ के लिए? एलपीजी सीएनजी दोनों बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। नहीं, ये सारे मिथ्स है, लोगों के सारे मिथ्स है। जैसे कि अभी तक मैंने आज तक नहीं सुना कि जो टाटा की जो मजबूती है उसमें उन्होंने सीएनजी ऐसा मॉडल डिजाइन किया है कि अगर थोड़ा सा भी लीक हो जाता है ना, तो आपकी गाड़ी डायरेक्टली बंद हो जाती है। तो ये मेन रीजन है। अगर आप बाकी गाड़ी का अगर तुलना करोगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ फंक्शनलिटी दिया है उन्होंने। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप सीएनजी से पेट्रोल, जब आपका जब सीएनजी खत्म होता है, तब आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथली कन्वर्ट हो जाती है पेट्रोल के अंदर। आपको जरा सा भी उसका महसूस नहीं होगा कि अपनी गाड़ी सीएनजी से पेट्रोल पे गई है या पेट्रोल से सीएनजी पे आई है। तो उन्होंने अच्छा टेक्नोलॉजी आई सीएनजी जो है उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, लेकिन जैसे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि जब भी गाड़ी में सीएनजी भरवाने जाते हैं पंप पे, तो कई बार सिलेंडर फट जाता है या उस तरह की कंप्लेंट्स आती है। तो वैसे अभी तक तो टाटा टियागो या टिगोर में किसी में भी ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है, लेकिन एक थॉट तो आपके दिमाग में भी आया होगा ऐसा, तो अगर जैसे मारुति के साथ भी हो सकता है, जो कि बहुत प्लेयर है सीएनजी के अंदर, काफी सालों से सीएनजी में गाड़ी निकालती लॉन्च करती है, तो ऐसा कोई थॉट आया आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि आज तक बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हो सकता है एका दूसरी गाड़ी में, लेकिन उसका रीजन अलग भी हो सकता है। कहीं लीकेज हो सकता है, जैसे अपना घर का सिलेंडर होता है तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, या गैस ऑन रहता है तो फट जाता है। उस तरीके से गाड़ी के अंदर मान लो अपने डिक्की के अंदर कुछ सामान रख रहे हो, उसके बाद जो पाइप वगैरह होती है उसमें कुछ लीकेज हुआ होगा तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका ध्यान अपने को रखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी भी मतलब इम्पोर्टेंट है और अपना गाड़ी भी इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना उस पर चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि ब्लाइंडली जो कंपनी ने टेक्नोलॉजी पे ब्लेम या उस पर रिलाई नहीं कर सकते, अपनी टेक केयर भी आपकी खुद जरूरी की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आप अगर डिक्की के अंदर बहुत सारा सामान रख रहे हो, उसके अंदर कुछ हो गया बाई मिस्टेकली और आपको ध्यान में नहीं आया, क्योंकि जो भी गैस लीक होता है वो बाहर मिक्स हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो अपने को पता नहीं चलता है। ये अगर अपने यहाँ से कुछ गलती हो गई तो फिर अपने को ध्यान रखना चाहिए कि यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कह बिल्कुल। सकते कि कंपनी की फॉल्ट हो सकता है, अपनी भी फॉल्ट हो सकती है उसमें। तो आपने पुणे से गाड़ी उठाई थी, राइट? यस। तो आपका कौन सा वेरिएंट है? मेरा जो है टाटा टिगोर एक्जेट प्लस टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल है, तो वो आपको सीएनजी विद पेट्रोल कितने का ऑन रोड पड़ा? देखो, मैंने सोच लिया था कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही शोरूम पे मत जाओ। लगभग आप 5 टाटा कौन सी भी गाड़ी लो तो हर एक जो 5-6 उनके डीलर्स होते हैं वहाँ पे जाओ और वहाँ से कंपेयर कर लो कि आपको गाड़ी कितने में मिल रही है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे नेटिव प्लेस के अंदर टाटा टिगोर मुझे 10 लाख के अराउंड मुझे मिल रही थी। और जब मैंने पुणे पे अलग अलग डीलर्स पे मैंने इंक्वायरी की तो वहाँ पे मुझे लगभग 50-60 हज़ार का डिफरेंस मुझे मिल रहा था। तो वहाँ पे मैंने सोच लिया कि यार जहाँ पे मुझे सस्ता मिलता है तो वहाँ पे मैं ले लूँ। तो इसलिए मेरा ये मोटो था कि गाड़ी मुझे सस्ती मिल जाए, वही वेरिएंट मिल जाए और जितना पैसा अपना बचेगा उतना अच्छा रहेगा। तो आपने उनसे बार्गेनिंग की थी या कोई कोई ट्रिक अपनाई थी, क्या था अपना? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाओगे ना तो आप बार्गेनिंग की एक स्किल होनी चाहिए। और जब भी आप आपके डीलर से आप बात करते हो तो आप उनको बोलो कि ये वाला डीलर है, मुझे सेम कोटेशन सेम जो मॉडल है मुझे इस रेट में दे रहा है, तो आपसे और उसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? तो फिर वो बोल देते हैं कि यार उनका दूर है, इनका यहाँ पे पास है। अभी ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि आप कहीं से भी गाड़ी उठा सकते हो। जो पासिंग है वो ऑनलाइन होती है, ऐसा नहीं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसी वहाँ पे जाके ऑफलाइन गाड़ी ले लो। अभी ये अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि ऑनलाइन आप पासिंग कहीं से भी कर सकते हो जहाँ पे सस्ता मिल जाता है।
और जब भी डीलर से आप लेते हो तो उसको एक दूसरे डीलर से आप कंपेयर करो और उनको जितना कम हो सके उतना आप बार्गेनिंग करके आप गाड़ी ले सकते पासिंग का मतलब आप रजिस्ट्रेशन से बता रहे राइट, कि आपने पुणे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी ले ली, दूसरे हो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में उसको रजिस्टर करा ली, राइट? यस यस, एक्चुअली मेरा जो है नेटिव प्लेस है मेरा सांगली है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग है, MS10 होता है। फिर मैं पुणे से लेने वाला था, पुणे में क्या कि MS12 से रजिस्टर होती है, तो वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की कि मुझे नेटिव प्लेस से मिलेगी या पुणे से मिलेगा, तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैं अभी पुणे में रेंटल रहता हूँ तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह मैंने दे दिया और उसके यहाँ पे मैंने जी। मेरी गाड़ी मैंने रजिस्टर कर दी। अच्छा, तो अभी आपको गाड़ी पड़ी 9,60,000 के आसपास, राइट? 9,45,000, 9,45,000। 45,000 मतलब आपने 55,000 का बेनिफिट उठा लिया। यस, और वहाँ पे मुझे फिर वो क्या है कि 2 महीने के बाद जब लॉन्च हुआ था उसके 2 महीने के बाद मैंने गाड़ी बुक की थी 5,000 रुपये देकर, और मैंने ओके। दो जगह पे मैंने बुक किया था, मतलब 2 डीलर्स के पास, और फिर दोनों जगह पे जाकर मैंने कंपेयर करके जहाँ पे मुझे सस्ता मिलता है वहाँ पे मैंने कोट उठा के मैंने बाकी सारे अमाउंट मैंने बदली। ओके, तो ये एक मैं पहली बार मतलब एक इंटरेस्टिंग सुन रहा हूँ आपसे बात, कि जो गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च नहीं हुई है और जो इसकी बुकिंग काफ़ी आ रही है डीलर्स पर, उसमें भी आपने डिस्काउंट ले लिया। नहीं तो यस, होता ये है कि जो गाड़ी पुरानी हो गई, लास्ट ईयर दी है या मार्च एंड सेल है या फिर अप्रैल के बाद जो लॉन्च होती है, उन गाड़ियों में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ पे होता क्या है कि जो गाड़ी डेड स्टॉक में होती है ना तो उसको वो अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन जो नहीं, जैसे आप जब भी गाड़ी लोगे तो आप आपने जब बुकिंग कब की है वो पहले देख लो, और उसके बिहाफ पे वो गाड़ी कौन सी दे रहे हैं ये पहले आप चेक कर लो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपने जनवरी में गाड़ी बुक की है और आपको उन्होंने डीलर्स ने बोला कि आपको अप्रैल या मार्च 2023 के अंदर आपको गाड़ी मिलेगी, जब आप गाड़ी की PDI करने के लिए जाओगे तब आप गाड़ी वो देख लो कि डेढ़ स्टॉक में से उन्होंने उठाई है या जो नई नई बनी हुई है, मैन्युफैक्चर बनी हुई है, वो देख लो। तो फिर वो आपने वो पता कैसे किया कि ये न्यू मैन्युफैक्चर है? मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने एक देखा था कि PDI इंस्पेक्शन कैसे करना है, तो उसका मुझे बहुत सारी हेल्प हुआ और मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने PDI किया कि वहाँ पे जो डोर होता है अपना ड्राइवर साइड का, तो डोर पे लिखा होता है, एक बारकोड होता है, वो अपने को डिकोड करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरी जो गाड़ी है जिस मंथ में मुझे डिलीवर देने वाले थे उसी मंथ का वो वहाँ पे बिल्ड ईयर, है। हाँ ईयर जो है वहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, ओके। तो आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा-सा ये भी बताइए कि जब भी जैसे आपकी ये फर्स्ट गाड़ी थी, राइट? आपकी फैमिली में पहले कोई गाड़ी नहीं थी। तो आपने इतनी रिसर्च की, इतनी स्टडी करी गाड़ी लेने से पहले और कौन-सी गाड़ी लेनी, ये सब कुछ। तो पीडीआई के कुछ पॉइंट्स भी बता सकते हैं आप, जो आपने खुद ट्राई किए हैं और जो एक एज़ ए फर्स्ट फ्रेश बायर या फर्स्ट टाइम बायर को ध्यान रखना चाहिए? देखो, जब आप PDI करने के लिए जाओगे ना तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पूरे गाड़ी जो है बॉडी बाहर की जो बॉडी है वो इंस्पेक्शन कर लो उसका, मतलब कहीं पे आपको पेंट वगैरह खराब हुआ है या कहीं पे डैश हुई है या कहीं पे हल्का सा भी स्क्रैच वगैरह आया है क्या, ये पहले बाहर से आप देख लो। और वो जैसे आप गाड़ी को देखोगे ना तो वो डायरेक्टली दिखेगा नहीं, जब सनलाइट पे आप एक एंगल लेकर अगर आप देखोगे तो 100% आपको शो हो जाएगा। अब जब मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जब मैं देख रहा था तो बाहर से भी मैं देख रहा था, अंदर से भी देख रहा था, तो मुझे 2-3 पॉइंट्स मिले थे। फिर मैंने वो डीलर के साथ मैंने डिस्कशन किया कि यार ये चीज़ है, ये गलत है, तो फिर मैंने वो गाड़ी मैंने कैंसिल कर दी, फिर नई गाड़ी मैंने मुझे उन्होंने दे दिया। तो इस डिस्कशन में डीलर से आपको थोड़ी बहुत बहस करनी पड़ी या फिर नॉर्मली डिस्कशन हुआ था? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मुझे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी डीलर होता है ना वो ऑनलाइन आपको अलॉट होती है गाड़ी, तो फिर वो बहस करने लगते हैं कि ये गाड़ी आपके ऊपर आपके नाम पे अलॉट हुई है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे फलाना कुछ बोल सकते हैं, आपको गाड़ी लेनी है तो ले लो अदरवाइज आप कैंसिल कर दो। अब अपनी मजबूरी होती है यार, अपने 3 महीने पहले वेटिंग करते हैं गाड़ी की, और फिर गाड़ी जब अपने पास आती है तो वो वहाँ पे कुछ मान लो कुछ गाड़ी में स्क्रैच वगैरह होता है तो फिर वो बोलते तो अपन बोलते कि यार चलो ठीक है कुछ एडजस्ट कर लेते हैं अपन। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल। एडजस्ट मत करो, आप डीलर से सीधा बोल दो कि यार ठीक है मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मैं
वापस ले लेता हूँ। तब उस केस में मैंने जो 2 डीलर्स के अंदर मैंने जो बुकिंग की थी ना, तो दूसरा रिसीप्ट मैंने उनको दिखाया था कि आप यहाँ से आप कैंसिल कर लो, ये मुझे वहाँ पे भी मुझे गाड़ी मिल रही है और मैं वहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो जो दूसरा रिसीप्ट दिखाने के बाद उन्होंने फिर इंटरनल डिस्कशन करने के बाद मुझे दूसरी गाड़ी उन्होंने अलग मेरे नाम पे मैंने 2 रिसीट्स मैंने बनाई थी, मतलब मैंने एक मेरे नाम पे किया था और एक मेरे वाइफ के नाम पे मैंने किया था, अलग-अलग अच्छा। डीलर से। तो वो जो दूसरा रिसीट था ना, मतलब मैं 2 डीलर्स के अंदर मेरा लगभग एक 15-20 दिन का मेरा गैप था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको बताया कि आप अगर कैंसल करते हो तो ठीक है, मुझे 15 दिन के बाद मुझे यहीं से मुझे मिलने ही वाली है, उनका भी कॉल आया था। मतलब आप वैसे प्ले कर सकते हो, ये हो नहीं, जाएगा। लेकिन इस केस में तो आपको 2 बार बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा ना? 5,000 देखो, 5,000 मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो रिफंडेबल होती है। तो आप जी। कर लो, बाद में आपके 10 दिन के बाद जब भी आपको गाड़ी मिलती है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप 2 जगह पे आप बुकिंग करते हो, एक तो ये डिले करते टाइम अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको गाड़ी रिप्लेस मिल जाती है। सेकंड चीज़, अगर आपने दोनों डीलर के यहाँ से जो भी जल्दी आपको गाड़ी देता है, तो आपको वैसी गाड़ी जल्दी लेने वाले हो। तो जो भी डीलर आपको जल्दी गाड़ी देता है ना, तो उसी के पास जाओ और वहाँ से रिसीप्ट दिलवा के सारी पेमेंट करो और गाड़ी उठा लो। मतलब ये चॉइस रहता है आपके पास कि कौन जल्दी देगा। तो आप अभी जो पेट्रोल और सीएनजी जो मॉडल है आपका, उसके अंदर पेट्रोल पे गाड़ी कितनी चलाई है आपने और सीएनजी पे कितनी चलाई है? लगभग सर देखो, मैंने अभी जितनी भी गाड़ी चलाई, जैसे मेरे अभी 12,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है, तो लगभग मेरा 9,000 किलोमीटर के आसपास मेरी सीएनजी चली है और बाकी की जो है 3,000 वो मेरे पेट्रोल की चली है। तो पेट्रोल में आपको कितना माइलेज मिला? पेट्रोल पे देखो, जब मैं स्टार्टिंग में चलाया था, मैंने जब देखा था उसका एवरेज निकाला था, तो मुझे 23-24 के आसपास मुझे पेट्रोल पे मिला है, जैसे लॉन्ग ऑन रूट पे। हाईवे? हाँ, लॉन्ग रूट पे। और सीएनजी पे देखो अच्छा खासा मुझे एवरेज मिला है, 35 तक मुझे मिला है सीएनजी पे। आप अच्छा एवरेज निकाल रहे हो, माइलेज निकाल रहे हो सीएनजी पे और हाँ, पेट्रोल पे भी? पेट्रोल पे मैं ज़्यादा चला ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे सीएनजी भी इतना अच्छा खासा माइलेज मिलता है, तो लॉन्ग रूट पे मैं सीएनजी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और बम्पर टू बम्पर पे मुझे पेट्रोल के अंदर 21 के आसपास मिलता है और सीएनजी के अंदर एक 25 के आसपास मिल जाता है दोनों। आपकी 2 सर्विस फ्री वाली हो चुकी है, उसमें आपको कितना खर्चा आया फर्स्ट सर्विस में और सेकंड सर्विस में? मुझे लगता है पहले सर्विस के अंदर मुझे 300 साढ़े 300 के आसपास मुझे खर्चा आया था और सेकंड सर्विस के अंदर मुझे लगभग 700 के 800 तक मुझे खर्चा आया था। अच्छा, उसमें क्या चेंज हुआ था? फर्स्ट वाले में टॉप थोड़ा सा उन्होंने ऐड किया था और सेकंड वाले में टॉप अप प्लस जो डोर का जो ऑयल ग्लिसरीन जो ग्लिसरीन वगैरह होता है, ऐसे कुछ छोटे मोटे चेंजेस वही किए थे उन्होंने बाकी। तो ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर होने को आया गाड़ी को, तो आपने गाड़ी की कभी स्पीड टेस्ट किया कि इतने किलोमीटर पर आवर के बाद गाड़ी अनबैलेंस होती है या क्या कुछ ऐसा नोटिस किया आपने? अभी जैसे मेरा लॉन्ग रूट जो हुआ है ना, अभी रिसेंटली मैं पुणे से इंदौर में गाड़ी मैंने ड्राइव की है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास। और वहाँ पे एक बार मैंने गाड़ी चलाई तो मैं लगभग 300 किलोमीटर तक मैं चला लेता था और वहाँ उसके बाद 1 घंटा मैंने ब्रेक लिया था और उसके बाद वापस मुझे 300 किलोमीटर मैंने जो रिमेनिंग है वही चलाई थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी अनबैलेंसिंग हो रही है, जैसे आप पूछ रहे हो मुझे, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगली बार जब चलाऊंगा तो 100% मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आपने जो 35 माइलेज सीएनजी में निकाला और पेट्रोल में 24 निकाला, तो आपने किस तरीके से गाड़ी चलाई, किस स्पीड पे गाड़ी को मेंटेन रखा, तो वो थोड़ा सा आप डिटेल में व्यूअर्स को बता दीजिए। यस ज़रूर। देखो, मैंने जब सीएनजी पे जब मुझे ये 35-37 मुझे एवरेज मिला है, तो मैंने उसको इस तरीके से निकाला है कि सीएनजी एक बार टंकी के अंदर मेरे 8 से साढ़े 8 किलो, जैसे प्रेशर पे डिपेंड होता है वो उतना मेरा सीएनजी बैठता था। और उसके बाद मैं जो भी मेरा मीटर है इसको 0 करता था और लॉन्ग रूट पे मैं एक कांस्टेंट स्पीड से मैं चलाता हूँ। जैसे अपना आरपीएम होता है उसको मैं 2 या ढाई के ऊपर मैं उसके ऊपर लेके नहीं जाता, बिलो 3 आरपीएम मैं उस पे चलाता हूँ और एक कांस्टेंट स्पीड से चलाता हूँ 70, 75, 80 से अबव मैंने चलाई नहीं। तो उसके बिहाफ पे मुझे ये जो एवरेज मिला है 35-37 उसी के बेस पे मिला है। तो आपने जो मुंबई टू इंदौर की जो जर्नी थी उसमें भी यही स्पीड मेंटेन रखी होगी?
नहीं, पुणे टू इंदौर जो है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अबाउ 90 वगैरह, मैंने जहाँ पे रोड मुझे खाली मिल रहा था, क्योंकि रूट ज़्यादा था, डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा 90 अबाउ 100 अबाउ भी मैंने चलाई है, लेकिन इतना नहीं फर्क पड़ा। जो एवरेज टोटल मुझे जो एवरेज पड़ा हुआ है माइलेज, वो एक लगभग ऐसे बोल सकते हो कि 32-33 के आसपास मिला होगा सीएनजी में, क्योंकि आरपीएम ज़्यादा हो गया इसलिए एवरेज थोड़ा सा कम हुआ। एक में एवरेज पकड़ के जा रहा हूँ 30-32 पड़ा हुआ है। तो आपने गाड़ी पे कोई एक्सटर्नल वारंटी ली थी या जो कंपनी ने ऑफर किया हुआ एज इट इज है? मुझे जो कंपनी ने ऑफर किया है वही मैंने लिया है, उसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा कुछ लिया नहीं है उसमें। कंपनी ने क्या आपको वारंटी ऑफर की? वही इंजन का एक, और जो 1 साल थर्ड पार्टी होता, 1 साल जीरो डेट, और 3 साल के लिए जो बाकी का रिमेनिंग होता है थर्ड पार्टी, वही है। ठीक है। एक चीज जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर पूछी जा रही है, जो हर जगह पे पूछते हैं कि टाटा की सर्विस जो है वो सही नहीं है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर सही नहीं है, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मैं इस पे एग्री नहीं हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं अभी गाड़ी में सर्विस के लिए दे रहा हूँ वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा मेरी गाड़ी का केयर भी करते हो। और मेन चीज़ क्या है कि अभी तक मैं शोरूम, जैसे मेरी फर्स्ट सर्विस हुई, सेकंड सर्विस हुई, उसमें मैं गाड़ी कभी लेकर नहीं गया। उनके खुद पिकअप एंड ड्रॉप उनकी फ्री ब्रेक सर्विस पे उनकी आती है, तो वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद उनका मुझे कॉल आता है कि आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है क्या, तो मैं उसको लिस्ट आउट करता हूँ। मैं आपके सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको गाड़ी चलाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसको एक नोटबुक में या किसी डायरी में आप लिखा करो उसको, क्योंकि जब आप सर्विस के लिए गाड़ी दोगे तो वो पॉइंट्स आप बता सकते हो उसको अच्छे से। क्योंकि जब गाड़ी अपन सर्विस स्टेशन पे देते हैं तो अब अपने को ध्यान में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम आया है और क्या नहीं, तो ये चीज़ आप लिखा करो उसमें। जब आप सीएनजी से पेट्रोल पे स्विच करते हो या पेट्रोल से सीएनजी पे स्विच करते हो, तो कहीं कोई लैग आता होगा या गियर शिफ्ट करने में कुछ ऐसा फील होता है आपको? नहीं सर, देखो जब भी आप पेट्रोल से सीएनजी या सीएनजी टू पेट्रोल जाते हो ना, स्मूथली वर्क होता है, लेकिन ये आपको लैग कब आता है, अगर हिल स्टेशन पे आप गाड़ी चला रहे हो उस टाइम, जब पिकअप का जो है ना, सीएनजी पे इतना थोड़ा सा पिकअप महसूस होता है कि यार पिकअप थोड़ा सा कम है सीएनजी पे। अदरवाइज स्विच जब होता है तब उस टाइम कुछ भी पता नहीं चलता, स्मूथली होता है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मैंने की है। बिल्कुल, तो इस बात में तो टाटा की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन एक पॉइंट और है जो आपने शायद ध्यान रखा होगा उस टाइम, उसी टाइम कुछ टाइम बाद शायद टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक भी लॉन्च हुई थी, तो क्या आपने वो भी पॉइंट दिमाग में रखा था? हाँ, बिल्कुल। जब मैंने गाड़ी बुक किया था उस टाइम मुझे लगता है कि टाटा टियागो और टाटा टिगोर ये सीएनजी में लॉन्च हुआ था, और उसके पैरेलल ईवी ऑलरेडी लॉन्च हुई थी। तो फिर मैंने सोचा था कि यार क्या करूँ, ईवी ले लूँ क्या। फिर मैंने डीलर के साथ मैंने डिस्कस भी किया। इसमें मैंने ईवी क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि अभी ईवी का जो चार्जिंग स्टेशन है जो हाईवे पे या सिटी के अंदर बहुत कम है, और मेरा जो रूट है, जैसे मैं गाँव जाता हूँ नेटिव प्लेस, तो वो 250 किलोमीटर है। इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये सस्ती, माइलेज के यहाँ पे सस्ती पड़ जाती है, लेकिन जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हो ना, तो ये जो चार्जिंग स्टेशन जो है वो बहुत कम है, तो गाड़ी बंद होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके साथ फैमिली होती है। तो ये रिस्क मुझे उठाना नहीं था, इसलिए मैं सीएनजी पे चला गया। नहीं, इसके लिए जैसे आपने चार्जिंग पॉइंट्स का एक आपके थॉट कम है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टाटा की वेबसाइट पे जाके और चार्जिंग लोकेशंस आप देख सकते हैं इजीली अपने नियर बाय एरिया, किसी भी सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपके आसपास कितने चार्जिंग स्टेशन है। और टाटा ही नहीं, कम से कम 5 से 6 कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में हैं जो चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी हैं। जेडीबी हो गया, आपके स्टेटिक हो गया, अडानी पावर्स हो गया, तो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है अभी एनवायरमेंट उन चीज़ों को लेके, और हर जगह पे आपको चार्जिंग स्टेशन इजीली मिल जाता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन आपको एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपका कोई 250 किलोमीटर के डिस्टेंस है, आपकी दूरी है, आपको वो ट्रैवल करना है, और आपने 200 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर, अब ये 250 किलोमीटर जब भी आप चलाते हो, आपको लगभग पेट्रोल या सीएनजी पे चलाओ तो 4 घंटे लग जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आप ईवी से जाओगे ना,
तो जहाँ पे 200 किलोमीटर होने के बाद आपकी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तब आपको लगभग 1 घंटा वो बैटरी चार्ज करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो मतलब आपकी जर्नी कितनी हो गई, 4 घंटे के अलावा आपकी 5 घंटे की जर्नी हुई। डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना, वो बार-बार फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर 1 घंटा जो लॉन्ग रूट पे आपको महँगा साबित हो सकता है। तो अभी अपने आप हमारे व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करोगे, क्या रिकमेंड करोगे, सीएनजी या इलेक्ट्रिक? देखो, अगर ट्रैवलिंग सिटी के अंदर है, तो 100% मैं बोलूँगा कि आप ईवी पे चले जाओ, क्योंकि सिटी के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका ट्रैवलिंग लॉन्ग रूट पे होगा, तो मैं प्रेफ़र करूँगा आपको कि सीएनजी ही चूज़ करो। और अभी सब जगह पे सीएनजी बहुत सारे हो रहे हैं, और उसका यूज़ भी हो जाएगा। सीएनजी महाराष्ट्र में क्या पर लीटर चार्ज है? आ, सर, आपने ऐसा मुझे पूछा कि मैंने दिमाग में आया था कि सीएनजी क्यों लेना है, ये आपने पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा था, तो मैं वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैंने गाड़ी दिमाग में रखा था कि सीएनजी लेना है मुझे, तो सीएनजी उस टाइम महाराष्ट्र में पुणे में 60 के आसपास था, 60 रुपीज पर और केजी होती है, पर लीटर होता है? पर केजी। ओके, ठीक है। तो जब 60 था और उस टाइम पेट्रोल 100 के आसपास था, तो मैंने यही सोचा था कि यार सीएनजी सस्ता है, माइलेज भी आ जाएगा, और मैंने बुक कर ली। 3 महीने के बाद जब मुझे डिलीवर हो गई, उस टाइम इस पेट्रोल का सीएनजी का रेट था 70 के आसपास। और फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद लगभग उसका प्राइस चला गया 87, मतलब 1.5 महीने के आसपास 87 हो गया, और अभी जो चल रहा है अभी 92, 93 पुणे में चल रहा है। ये और 4-5 वो दिन दूर नहीं जब 110 100 से ऊपर जल्दी ही ये सीएनजी प्राइस चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पेट्रोल और सीएनजी में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और थोड़े दिन के बाद वो इक्वली हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो व्यूवर्स के माइंड में हमेशा रहता है कि सीएनजी की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी का सर्विस चार्जेस में क्या डिफरेंस है? मतलब वो सीएनजी महंगा पड़ता है, या उसके पार्ट्स महंगे पड़ते हैं, या पेट्रोल? ऐसा कुछ ये नहीं, सारा इक्वल, मतलब अकॉर्डिंग टू मी सब कुछ इक्वल है। बस अगर सीएनजी का कोई पार्ट अगर आपका खराब हो जाएगा, तो वो बस आपको थोड़ा सा चार्जेबल हो जाएगा, अदरवाइज इतना सब कुछ इक्वल ही पेट्रोल और सीएनजी के। और जैसे सिलेंडर हो गया, उसका कुछ खराब हो गया, तो उसको आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है जो व्यूवर्स पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं टिगोर वाली वीडियोस पे। तो आपने, जैसे कई लोग नाइट्रोजन प्रेफर करते हैं टायर्स के अंदर, तो नाइट्रोजन से कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ माइलेज इम्प्रूवमेंट होता है, क्या होता है, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? देखो, मैंने गाड़ी ली है, तो मैंने नाइट्रोजन ही फील किया है। मुझे ऐसा, मतलब जितना भी मैंने सोचा है, जितना भी R&D किया है, तो मुझे ऐसा मिला है कि माइलेज तो 100% मिल जाता है, प्लस आपके जो टायर्स है उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन होता है ठंडा, और लॉन्ग रूट पे जो बर्न होते हैं टायर्स, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप नाइट्रोजन फील करते हो। ओके। सो आप लोग व्यूअर्स को रिकमेंड भी करोगे आप नाइट्रोजन फिल करवा सकते हैं। जो आपने 35 माइलेज जो गाड़ी का निकाला और पेट्रोल के अंदर 24 निकाला, वो विद एसी था या विदाउट एसी था? सर, जब भी मैं गाड़ी मेरी चलाता हूँ ना, तो मैं विद एसी ही चलाता हूँ, क्योंकि अब जब विंडो या विदाउट एसी अगर गाड़ी चलाते हो ना, तो आपकी गाड़ी जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि बाहर का जो कचरा है आपकी गाड़ी के अंदर आकर गाड़ी आपकी गंदी हो सकती है। तो इसलिए मैं विद एसी चलाता हूँ। अगर आप ये ध्यान रखोगे ना कि आरपीएम आपका बिलो 3 है, तो 100% आपको अच्छा ही माइलेज मिलेगा, और एक कांस्टेंट स्पीड से चलाओ, 100% आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। ओके। तो गाड़ी का बूट स्पेस जो कि शायद क्या सफिशिएंट है या कुछ एडजस्ट करना पड़ता है? बिल्कुल, एक छोटी फैमिली जो होती है आपकी, तो उसमें आपको ये बूट स्पेस है, उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाई होता है कि सिलेंडर से ऑक्यूपाई होता है आपका बूट स्पेस, लेकिन उसके अलावा भी आपके गाड़ी के अंदर लगभग 4 बैग्स तो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर के नीचे भी जगह है, और उसके बाद भी 3 बैग्स 4 बैग्स तो आराम से बढ़ जाता है। छोटी फैमिली के लिए बेस्ट है। अगर आप टियागो पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको बूट स्पेस बहुत कम मिलेंगे, 1-2 बैग्स ही में बैठ सकते हैं,
तो इसके अंदर 205 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है विद सीएनजी। बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, अगर विदाउट सीएनजी जाओगे तो बहुत बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन सीएनजी के अंदर जाओगे तो थोड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। और मेरे जो एक मतलब हमारे रिलेटिव है, उनकी भी टाटा टिगोर गाड़ी है, उन्होंने आफ्टर मार्केट सीएनजी किया है। तो पॉइंट और है जो व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं कि जो आफ्टर मार्केट सीएनजी होता है टिगोर में और विद कंपनी फिटेड सीएनजी होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या माइलेज डिफरेंस है और क्या चीज है जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? यस, मेरे घर में ना अभी 2 गाड़ियां हैं। जैसे ये मेरे रिलेटिव की गाड़ी है, उनकी भी सेम गाड़ी है टाटा टिगोर, लेकिन उनका जो है वो आफ्टर मार्केट उन्होंने सीएनजी इंस्टॉल किया है, और मेरा जो है कंपनी फिटेड है। उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर वहाँ पे उन्होंने आफ्टर मार्केट किया था। तो डिफरेंस ये आता है कि जब भी आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किसी भी गाड़ी में जाओगे और आफ्टर मार्केट से सीएनजी इंस्टॉल करोगे, तो आपके इंजन पे ड्रिल करके वो वहाँ पे सेटअप किया जाता है, और वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी की जो रिसेंटली जो नई गाड़ी कोई सीएनजी वगैरह पकड़ लो, तो उसमें क्या होता है, कंपनी फिटेड के अंदर वो जो इंजन है उसका उसी तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है जो कंपनी फिटेड के अंदर है। तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप कंपनी फिटेड में जाओगे तो माइलेज में कोई डिफरेंस आता है या फिर सेफ्टी का डिफरेंस है? माइलेज में भी आ जाता है, क्योंकि उसका वेट जो है थोड़ा सा यहाँ पे आफ्टर मार्केट में क्या होता है कि थोड़ा सा उसका एवरेज या जो एक्सेलेरेट करते हो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो 19-20 का फर्क है, एक 2-3 किलोमीटर का आप मान सकते हो कि माइलेज में भी डिफरेंस आ सकता है। कंपनी फिटेड में इंजन उसी की तरह उन्होंने डिजाइन किया होता है, इसलिए वो बेनिफिट मिल सकता है आपको। सो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और थैंक्स फॉर प्रशांत, जो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस अपने साथ हम लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। भारत में लॉन्च इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ईवी व्हील्स को सब्सक्राइब करें।